हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 इस वीडियो में देखने वाले हैं। डेट मीन्स ग्राम न्यायालय अधिनियम 208 आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इससे लेकर जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम इस वीडियो में कंप्लीट इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें इसे समझने के लिए। और साथ में अगर आपने एमपी एडीपीओ डेट मीन्स अगर एमपी डीएलओ के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसे आप याद रखें। उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर जो एमपी डीएलओ एग्ज़ाम के नाम से है। वहाँ पर आप जाकर सारे वीडियो डीएलओ का देख सकते हैं जो भी मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर अपलोड कर रखा है। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा और साथ में आप चैनल के ऊपर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इससे हम डिटेल्स में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर लाया हूँ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये कमेंट्स आता है कि आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में बताइए या फिर हिंदी में बताने के लिए कहा गया है। तो फिर मैं आप सभी के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर लाया हूँ, जिससे हम ट्राई करेंगे दोनों लैंग्वेज में समझने के लिए। तो यहाँ पर हम इसे फुल डिटेल्स में इस ग्राम न्यायालय अधिनियम को देखने वाले हैं। इसमें जो भी चैप्टर है वो पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो सेक्शन है इस ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में, यहाँ पर टोटल 30 डेट मीन्स यहाँ पर टोटल जो 8 चैप्टर्स है। और सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 40 टोटल सेक्शन है। डेट मीन्स 40 यहाँ पर धारा है और 2 शेड्यूल है और इसमें टोटल 8 चैप्टर है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर उसे हिंदी में समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर 1 के अंतर्गत पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। डेट मीन्स इस शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट क्या है सेक्शन 1 वो हम देखते हैं। तो इस एक्ट को ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 कहा गया है। और साथ में अगर इसकी बात करें सेकेंड क्लाउज में, तो यहाँ पर ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड किया गया है, लागू किया गया है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ नागालैंड, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और स्टेट ऑफ सिक्किम और ट्राइबल एरियाज को छोड़कर। सेकेंड यहाँ पर डेफिनेशन है, उसी को हम हिंदी में भी समझने की ट्राई करेंगे। तो ये फिर आपका पहला सेक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डेफिनेशन है सेकेंड सेक्शन में, यहाँ पर हम ग्राम न्यायालय को हम क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राम न्यायालय का डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो आपको देखने को मिलेगा सब सेक्शन 3 क्लॉज 1 में देखने को मिलेगा। तो उसे हम आगे देखेंगे। और ग्राम पंचायत क्लॉज भी क्या डिफाइन कर रहा है, ग्राम पंचायत का मीनिंग होता है जो भी सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा विलेज लेवल पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ग्राम पंचायत को, उसे हम ग्राम पंचायत कहेंगे। जो हमारे आर्टिकल के अंदर इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 243 बी क्लॉज बी में रूरल एरियाज में जो भी है रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर ग्राम पंचायत का विलेज लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है जो आर्टिकल 243 बी में दिया हुआ है। तो इसी चीज़ को हिंदी में हमें देखना है। सी क्लाउज है हाई कोर्ट मीन्स डेट मीन्स हाई उच्च न्यायालय का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर सी के अंतर्गत सब क्लाउजेस है। 1 फर्स्ट में यहाँ पर है कोई भी स्टेट राज्य जो हाई कोर्ट के अंतर्गत डेट मीन्स राज्य के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है उसे कहा गया है। इसमें सेकेंड है यूनियन टेरिटरी या फिर जो जुरिडिक्शन है हाई राज्य के अंतर्गत जो भी हाई कोर्ट है उसे हम कह सकते हैं जो लॉ के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लाउज है डी नोटिफिकेशन अधिसूचना। तो अधिसूचना क्या होता है, इसे हिंदी में अधिसूचना बोलते हैं। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत और अधिसूचित पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन का मीनिंग होता है हिंदी में। नेक्स्ट यहाँ पर ई क्लाउज ई है न्यायाधिकारी। तो न्यायाधिकारी हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहा गया है। डेट मीन्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहा गया है जो ग्राम न्यायालय का न्यायाधिकारी होता है। और इसे हम अंडर सेक्शन 5 के अंतर्गत देखेंगे। तो इसे नियुक्त किया जाता है सेक्शन 5 के अंतर्गत जो ग्राम न्यायालय का न्यायाधिकारी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लाउज एफ है पंचायत का जो इंटरमीडिएट लेवल पे है। डेट मीन्स यहाँ पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इसे कहा गया है जो इंटरमीडिएट लेवल पे गवर्नमेंट के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन
के अंतर्गत आर्टिकल 243B के अंतर्गत यहाँ पे जो भी रूरल एरियाज है, डेट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें यहाँ पर इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में दिया हुआ है, प्रोविजंस में इसका प्रावधान भी दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जी है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स जो भी रूल्स यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। एच यहाँ शेड्यूल, शेड्यूल यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत जो भी डाले गए हैं वो शेड्यूल के बारे में बात किया गया है। और आई स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स यूनियन टेरिटरी हो या फिर जो भी अपॉइंट किए गए हो 239 आर्टिकल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर जे, डेट मीन्स जो भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन इस एक्ट के अंतर्गत यूज नहीं किया गया है उसे डिफाइन किया जाएगा और उसे माना जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के अंतर्गत 1908 के अंतर्गत और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत उसे वो सब सारे वर्ड या फिर एक्सप्रेशन को डील किया जाएगा। अब हम इसे यही चीज़ हिंदी में पढ़ना होता है, तो हिंदी में आप सभी जो भी कैडेट्स यहाँ पर हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं तो वही चीज़ आपके यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। तो अधिसूचना हो, डेट मीन्स जो भी सेक्शन 2 में मैंने बात किया है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हिंदी में है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जो अध्याय 2 डेट मीन्स चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 में सेक्शन 3 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय, डेट मीन्स ग्राम न्यायालयों की स्थापना जो है वो सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया है। और इसमें 3 के अंतर्गत 3 क्लाउजेस है जिसे हम देखेंगे इस वीडियो में। पर जो पहला क्लाउजेस है, इस क्लाउजेस के अंतर्गत जो भी एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन दिया गया है, पावर दिया गया है ग्राम न्यायालय को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पर जो भी पावर या फिर जुरिडिक्शन दिया जाता है ग्राम न्यायालय को वो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद, डेट मीन्स हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती है हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला जाता है। और उसके निकालने के बाद नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर किसी भी एक से अधिक ग्राम न्यायालय जो है पंचायत में यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में पंचायत होते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, और वहाँ पर जो पंचायत में डेट मीन्स या फिर किसी भी तरह का डिस्ट्रिक्ट में पंचायत रही है इंटरमीडिएट लेवल पर, तो वहाँ पर पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसके अंतर्गत ग्राम न्यायालय का यहाँ पर हाई कोर्ट के कंसल्ट में लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन के द्वारा ग्राम न्यायालय का भी स्थापित किया जाता है, वो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। सेकेंड क्लाउज है इसमें, जो भी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वो कंसल्ट करती है हाई कोर्ट को, और फिर वहाँ नोटिफिकेशन के द्वारा जो लोकल लिमिट्स एरिया होता है ग्राम न्यायालय का, डेट मीन्स जो भी जुरिडिक्शन एरिया होता है ग्राम न्यायालय का और वहाँ पे लिमिट एरिया होता है उसे बढ़ाया भी जा सकता है या फिर रिड्यूस भी किया जा सकता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती है हाई कोर्ट के द्वारा और इसे इंक्रीज और रिड्यूस भी किया जा सकता है। थर्ड क्लाउज है, जो भी ग्राम न्यायालय है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, स्टेब्लिश किया जाता है सब सेक्शन 1 सेक्शन 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट धारा जो है सेक्शन 4, यहाँ ग्राम न्यायालय का मुख्यालय, तो इसे ग्राम न्यायालय डेट मीन्स हेडक्वार्टर ऑफ ग्राम न्यायालय, तो प्रत्येक ग्राम न्यायालय का मुख्यालय जो होता है उस मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित है या ऐसे अन्य स्थान पर अवस्थित होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। डेट मीन्स जो भी ग्राम न्यायालय का मुख्यालय होता है वहाँ पर मुख्यालय इसका कहा जाता है जो पंचायत के अंतर्गत इस ग्राम न्यायालय को बनाया गया हो और स्थापित किया गया हो, उस पंचायत को कहा जाएगा उनका हेडक्वार्टर, या तो फिर सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो भी स्थान दिया जाएगा उसे ही ग्राम न्यायालय का मुख्यालय कहा जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 4। और नेक्स्ट जो हमारे पास है सेक्शन 5 अपॉइंटमेंट ऑफ न्यायाधिकारी, डेट मीन्स न्यायाधिकारी की जो नियुक्ति किया जाता है सेक्शन 5 के अंतर्गत किया जाता है। तो राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति करेगी। तो ये हमारा दिया हुआ है सेक्शन 5 धारा 5 में इसे दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये जो मैं टोटल आपको बता रहा हूँ सेक्शन, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ न्यायाधिकारी किस सेक्शन के तहत में किया जाता है ग्राम न्यायालय 2008 के अंतर्गत में। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सेक्शन 5 लिखना है। तो इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन बीच बीच से भी पूछे जाएंगे, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझना है। और यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 6 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटेड ऑफ न्यायाधिकारी। तो जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आपको ये वर्ड्स है छोटा स्मॉल में दिख रहा हो, तो आप इसे एडजस्ट कर लें। बाकी मैं आपको हर एक सेक्शन समझा ही दे रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर जो सेक्शन 6 में दिया हुआ है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यायाधिकारी, डेट मीन्स जो भी न्यायाधिकारी का नियुक्ति किया जाएगा उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्लाउज 1 के अंतर्गत जो भी पर्सन अगर उनके पास
क्वालिफाई नहीं है, डेट मीन्स वो पर्सन एलिजिबल है अपॉइंटेड के लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो। डेट मीन्स यहाँ पर न्यायाधिकारी के लिए एलिजिबल उन कैंडिडेट होंगे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास में कम से कम उनके पास एलिजिबिलिटी हो, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अपॉइंट किए जा सकते हैं न्यायाधिकारी के तौर पर। सेकेंड क्लॉज में है, जब भी न्यायाधिकारी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसके तौर पे यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेशन होंगे वो मेंबर्स हो सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन या फिर अदर क्लासेस या कम्युनिटीज़ के हो सकते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना के द्वारा प्रस्ताव रख सकती है। यहाँ पर सेक्शन 7 है, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ न्यायाधिकारी। डेट मीन्स यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, सैलरी जो प्रोवाइड किया जाएगा न्यायाधिकारी के लिए, अलाउंसेस जो प्रोवाइड किया जाएगा या फिर टर्म एंड कंडीशन जो होगा सर्विसेज का, वो सेक्शन 7 के तहत देखना है। तो यही सैलरी हो गया, जो टर्म्स एंड कंडीशन हो गया न्यायाधिकारी के लिए, सर्विसेज के लिए, वो सब सारी चीज़ हमें सेक्शन 7 के अंतर्गत दिया हुआ है और ये एप्लीकेबल है सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो एलिजिबल होते हैं न्यायाधिकारी की नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 8, सेक्शन 8 को हम यहाँ पर देखेंगे तो 8 में क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो न्यायाधिकारी का उन कार्यवाहियों में पीठासीन ना होना जिनमें वह हितबद्ध है। डेट मीन्स इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो न्यायाधिकारी नॉट टू प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग इन विच ही इज इंटरेस्टेड। डेट मीन्स इस सेक्शन के तहत में कहा गया है कि न्यायाधिकारी है, जो ग्राम न्यायालय का न्यायाधिकारी है, वो कार्यवाही नहीं कर सकता है जो अपने इंटरेस्ट के अनुसार या फिर किसी स्पेशल केस में वो नहीं कर सकता है। ऐसे मामले अगर उनके पास आते हैं, वो अपना इंटरेस्ट को लेकर अगर वैसे केसेस में हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो मामले जो भी आएंगे न्यायाधिकारी के पास उन्हें अन्य अधिकारी के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वैसे मैटर को, और उसे जिला न्यायालय या फिर सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा। तो ये सेक्शन 8 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब सेक्शन 9 क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 9 में दिया हुआ है न्यायाधिकारी का ग्रामों में चल न्यायालय लगाना और कार्यवाही करना। डेट मीन्स न्यायाधिकारी टू होल्ड मोबाइल कोर्ट एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग इन विलेज। तो न्यायाधिकारी अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का आवधिक रूप से दौरा करेंगे और ऐसे किसी स्थान पर विचारण या कार्यवाही करेंगे जिसे वह उस स्थान के निकट समझता है जहां पक्षकार समानता निवास करते हैं या जहां संपूर्ण वाद हेतु क्या उसका कोई भाग उद्भूत हुआ था। तो न्यायाधिकारी जो भी रहेंगे उन्हें ग्राम न्यायालय का दौरा करना है और वहाँ पर उन्हें कार्यवाही भी करेंगे जो जिस स्थान पर पक्षकार हो या फिर जहाँ उनका भी रहते हो, तो वैसे जगह पे उन्हें कार्यवाही करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे परंतु जहाँ ग्राम न्यायालय अपने मुख्यालय से बाहर चल न्यायालय लगाने का निश्चय करता है, वहाँ उस तारीख और उस स्थान के बारे में जहाँ चल न्यायालय लगाने का प्रस्ताव करता है व्यापक प्रचार करेगा। साथ में यहाँ पर क्लास 2 में दिया हुआ है जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट करेगी, डेट मीन सुविधा प्रदान करेगी ग्राम न्यायालय को, ताकि जो भी व्हीकल्स हो या फिर मोबाइल कोर्ट केसेस कार्यवाही किया जाए उसे आउटसाइड किया जाए, हेडक्वार्टर के आउटसाइड में कंडक्ट सही तरीके से किया जाए, उसका सारा सुविधा राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 10 है, धारा 10। इस अधिनियम के द्वारा डेट मीन्स इस धारा के अंतर्गत ग्राम न्यायालय की मुद्रा का डिस्कस किया गया है, सील ऑफ ग्राम न्यायालय। इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक ग्राम न्यायालय की मुद्रा का उपयोग ऐसे आकार या फिर विमाओं में करेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से विहित की जाए। तो ये था सेक्शन 10। अब हम देखेंगे यहाँ पर चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 के अंतर्गत हमें जुरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ग्राम न्यायालय पढ़ना है। डेट मीन्स इसका पावर क्या है ग्राम न्यायालय का, जुरिडिक्शन कहाँ तक है, उसका न्यायाधिकरण कहाँ पर है और उसका जो प्राधिकार होते हैं उनका क्या पावर है, वो सब सारी चीज़ हम इस चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 11 है ग्राम न्यायालय का जुरिडिक्शन, इट मीन्स जुरिडिक्शन ऑफ ग्राम न्यायालय। तो यहाँ पर जो भी जुरिडिक्शन है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के अंतर्गत दिया हुआ है, जो ग्राम न्यायालय और एक्सरसाइज कर सकती है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन, वो अपने जो भी मैटर उनके पास आए। तो यहाँ पर सेक्शन 12 अब देखते हैं क्रिमिनल जुरिडिक्शन। तो क्रिमिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत क्या वो उनके पास पावर वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत यहाँ पर ग्राम न्यायालय कोग्निजेंस ऑफेंस डेट मीन्स कोई भी अपराध का उनका संज्ञान ले सकती है जो भी कंप्लेंट या फिर पुलिस रिपोर्ट किया गया हो। और इसमें क्लाउज
सब क्लाउज ए के अंतर्गत जो भी ऑफेंस यहाँ पर अपराध किया गया हो या फिर ऑफेंसेस हुआ हो पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत, डेट मीन्स इस एक्ट में शेड्यूल भी बनाया गया है 2 शेड्यूल जो मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 के अंतर्गत सारे ऑफेंसेस वो ले सकती है जो इसके अंतर्गत आया हो, और बी वैसा ऑफेंस या फिर ग्रांट रिलीफ भी दे सकती है जिसमें इंक्लूड हो पार्ट 2 शेड्यूल में। तो ये हम आगे शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और सेकेंड जो यहाँ पर क्लाउज है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी यहाँ पर प्रोविजन से सब सेक्शन 1 में वो ग्राम न्यायालय के द्वारा वैसे ऑफेंस या फिर ग्रांट रिलीफ किया जा सकता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर नोटिफाई किए जाएंगे। और सब सेक्शन 3 सेक्शन 14 के सब सेक्शन 3 में अगर वो चेंजेस किया गया हो नोटिफाई के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है, वैसे भी मामले को ग्राम न्यायालय के द्वारा ट्राई किया जाएगा ऑफेंस और ग्रांट देने के लिए और रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है सिविल जुरिडिक्शन। अब सिविल जुरिडिक्शन में क्या है वो हम देखते हैं। तो सिविल जुरिडिक्शन कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के अंतर्गत यहाँ पर सब सेक्शन 2 में जो भी लिखा हुआ है ग्राम न्यायालय का जुरिडिक्शन वो हमें देखना है। स्पेशली यहाँ पर एक सब क्लाउज ए में यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी सूट या फिर प्रोसीडिंग आएंगे सिविल नेचर, जो भी इस तरह का डिस्प्यूट आता है ग्राम न्यायालय के पास में, तो वो स्पेसिफाइड किया हुआ है पार्ट 1 और सेकेंड शेड्यूल में। बी में लिखा हुआ है जो भी क्लासेस या फिर किसी भी तरह का क्लेम आ रहा हो या डिस्प्यूट आ रहा हो, विवाद आ रहा हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सब सेक्शन 1 सेक्शन 14 के सब सेक्शन 1 में यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस किया जा सकता है और उस क्लेम को भी लिया जा सकता है अगर कोई भी तरह का नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आएगा। तो ये चीज़ को डिस्कस कर सकती है। साथ में यहाँ सब क्लास 2 में है अगर किसी भी तरह का जो लिमिट दिया गया है ग्राम न्यायालय का उसमें किसी भी तरह का चेंजेस किया जाए तो वो चेंज हो सकता है हाईकोर्ट के कंसल्टेशन में, जो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन समय के अनुसार वो ला सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है पावर टू अमेंड शेड्यूल। अब जो भी शेड्यूल है वो अमेंडमेंट करने का पावर क्या है वो हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पावर टू अमेंड शेड्यूल, शेड्यूल का अमेंडमेंट करने का पावर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो क्लाउजेस यहाँ 1 में दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नेसेसरी और अगर वो जैसा अच्छा सेटिस्फाइड समझे वो नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल का और फिर पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल में ये चेंजेस कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो बाय नोटिफिकेशन किया जाएगा। और उस नोटिफिकेशन को जो भी चेंजेस किया गया हो उसे सब सेक्शन 1 के तहत में यहाँ पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी उसे लाया जाएगा और उस नोटिफिकेशन को शो किया जाएगा, पास होने के बाद इसे अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर थर्ड क्लाउज है अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो जैसा सेटिस्फाइड हो नेसेसरी समझे तो वो भी एक्सपीडिएंट कर सकती है। डेट मीन्स इसे जो ग्राम न्यायालय का पावर है उसे बढ़ा सकती है और इसमें कंसल्टेशन हाई कोर्ट के कंसल्ट में ये किया जाएगा। और बाय नोटिफिकेशन पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल का और पार्ट 3 ऑफ सेकेंड शेड्यूल में कोई भी ओमिशन या फिर वहाँ पर किसी भी तरह का पावर घटा सकती है या फिर कोई स्पेशल प्रोविजंस या फिर ऑफेंस उसमें ऐड करके स्टेट लेजिस्लेचर में इसे जो है वहाँ पर ले जाया जाएगा और उसके हिसाब से फिर बाय नोटिफिकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे लाया जा सकता है जो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में होगा। 4 यहाँ पर सब क्लाउजेस है जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर रखा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी चेंजेस किया जाएगा इस एक्ट में या फिर पावर में, उसी नोटिफिकेशन को स्टेट लेजिस्लेचर में रखना जरूरी है जो सब क्लाउजेस 3 के अंतर्गत यहाँ पर जो भी दिया हुआ है। तो इसे स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाएगा, वहाँ पास होने के बाद इसे अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 14 था। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 15 लिमिटेशन। सेक्शन 15 में लिमिटेशन को डिस्क्राइब किया गया है, जो प्रोविजंस है प्रावधान किया गया है लिमिटेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत यहाँ पर जो भी सूट किए जाएंगे ग्राम न्यायालय में वो क्लाउजेस 1 में है। और क्लाउज 2 है जो भी प्रोविजंस दिया हुआ है 36 चैप्टर में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 है वो एप्लीकेबल होंगे वो सब सारे ऑफेंस के लिए जो ग्राम न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। सेक्शन 16 में है ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग दिया हुआ है जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जो है जैसा भी केसेस उनके पास आता हो वो नोटिफिकेशन डेट मीन्स हाई कोर्ट के नोटिफाइड के बाद वो सारे केसेस ट्रांसफर जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस है वो ट्रांसफ़र कर सकती है जो पेंडिंग हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में। उस केसेस को यहाँ पर ग्राम न्यायालय के पास केसेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के बाद। सेकेंड क्लॉज में दिया हुआ जो भी ग्राम न्यायालय के पास यहाँ पर केसेस ट्रांसफ़र किए गए हो या तो उसे
उस पर पुनः विचार कर सकती है, उसे स्टार्टिंग से प्रोसीड कर सकती है, या फिर जहां पर केस है उसी स्टेज से उसे आगे प्रोसीड कर सकती है। ये पावर दिया गया है ग्राम न्यायालय को, वो जैसा फिट समझे वैसा कर सकती है। 17 नंबर यहाँ है ड्यूटीज, सेक्शन 17 है यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर। डेट मीन्स यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर नेचर और कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर्स जो है और साथ में अदर एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है ग्राम न्यायालय की हेल्प करने के लिए। साथ में यहाँ पर जो भी फंक्शन है और प्रोवाइड किया गया है ग्राम न्यायालय में, उन्हें फंक्शन करने के लिए, उसे चलाने के लिए यहाँ पर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा जैसा कि गवर्नमेंट सही समझे। और सेकेंड क्लॉज में दिया हुआ है जो भी सैलरीज और अलाउंस है वो अदर कंडीशन के ऊपर सारे ऑफिसर को प्रोवाइड किया जाएगा जो भी एम्प्लॉय है ग्राम न्यायालय के अंतर्गत, और इसे प्रिस्क्राइब किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही। थर्ड यहाँ पर है क्लाउज थर्ड है जो भी ऑफिसर या फिर अदर एम्प्लॉय है ग्राम न्यायालय में वो ड्यूटीज टाइम्स परफॉर्म कर सकती है, या फिर उसे समय के अनुसार जैसा न्यायाधिकारी के द्वारा असाइन किया जाएगा तो उस समय ही परफॉर्म कर सकती है। अध्याय 4 यहाँ पर है डांडिक मामलों में प्रक्रिया, इसे हम देख लेते हैं। सेक्शन 18 इसके अंतर्गत है जहाँ पर डांडिक विचारण में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, डेट मीन्स ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट इन क्रिमिनल ट्रायल। तो इस अधिनियम के उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, किंतु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय संहिता के उपबंध जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को लागू होंगे, और संहिता के उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय समझा जाएगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 18 में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन है सेक्शन 19 ग्राम न्यायालय टू फॉलो समरी ट्रायल प्रोसीड्यूर, डेट मीन्स ग्राम न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया का अपनाया जाना। तो इसमें दिया हुआ है 2 क्लाउजेस दिया हुआ है, तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है 20 ग्राम न्यायालय के समक्ष सौदा अभिभावक। तो डेट मीन्स अपराध, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्ली बार्गेनिंग बिफोर ग्राम न्यायालय। तो अपराध में अभियुक्त व्यक्ति उस ग्राम न्यायालय में जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है सौदा अभिभावक के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा, और ग्राम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 के उपबंधों के अनुसार मामले को निपटारा करेगा। तो ये दिया हुआ है 20 में। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेक्शन है 21 कंडक्ट ऑफ केसेस इन ग्राम न्यायालय एंड लीगल एड टू पार्टीज, डेट मीन्स ग्राम न्यायालय में मामलों का संचालन और पक्षकारों को विधिक सहायता प्रोवाइड करना, ये 21 में दिया हुआ है। तो इसमें क्लाउज 1 के अंतर्गत दिया हुआ सरकार की ओर से ग्राम न्यायालय में डांडिक मामलों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे। और इसमें क्लाउज 2 में दिया हुआ है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी ग्राम न्यायालय के समक्ष डांडिक कार्रवाई में परिवादी अभियोजन के मामले को प्रस्तुत करने के लिए ग्राम न्यायालय की इजाज़त से अपने खर्चे पर अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकेगा। थर्ड यहाँ पर क्लाउज दिया हुआ है, थर्ड यहाँ पे क्लाउज है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी अधिवक्ताओं को एक पैनल तैयार करेगा, और उनमें कम से कम 2 को प्रत्येक ग्राम न्यायालय के साथ लगाए जाने के लिए समुद्देशित करेगा, जिसमें कि ग्राम न्यायालय द्वारा उनकी सेवाएं अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थ रहने वाली अभियुक्त को उपलब्ध कराई जा सके। तो ये दिया हुआ है हमारे सेक्शन 21 क्लाउज 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट इसका चैप्टर का है चैप्टर 4 का लास्ट सेक्शन 22 है, जिसमें हमें निर्णय का सुनाया जाना, इट मीन्स प्रोसीड्यूर ऑफ जजमेंट। जो भी प्रत्येक विचारण में निर्णय या फिर न्यायाधिकारी द्वारा विचारण में समाप्त होने की ठीक पश्चात या 15 दिन से अनधिक ऐसे किसी पश्चावर्ती समय पर जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, और ग्राम न्यायालय अपने निर्णय की एक प्रति दोनों पक्षकारों को तत्काल निःशुल्क प्रदान करेगा। तो ये दिया हुआ है प्रोसीड्यूर ऑफ जजमेंट सेक्शन 22 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम देख लेते हैं मामलों में प्रक्रिया। तो ओवरराइडिंग इफेक्ट इन सिविल प्रोसीडिंग वो दिया हुआ है 23 में, तो ये देख लेना है आपको। और इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन है स्पेशल प्रोसीड्यूर इन सिविल डिस्प्यूट, तो यहाँ पर सिविल विवादों में प्रक्रिया क्या है वो 24 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है वो 25 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन, डेट मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ ग्राम न्यायालय, तो ये सेक्शन 25 में देखना है। नेक्स्ट है 27 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलिएटर। नेक्स्ट है 26
जिसमें सिविल विवादों के सुलह और समझौते के लिए प्रयास करने का ग्राम न्यायालय का कर्तव्य है। तो ये दिया हुआ है 26 के अंतर्गत यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है 27 वो हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 27 के अंतर्गत सुलहकारों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर। तो इसे हम देख लेते हैं। धारा 26 के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालय और जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से सुलहकारों के रूप में नियुक्त के लिए ग्राम स्तर पर सत्य निष्ठा रखने वाले ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जिसके पास ऐसी अहर्ताएं और अनुभव हो जो उच्च न्यायालय द्वारा विहित किए जाए। 7 क्लॉज 2 में दिया हुआ सुलहकारों को संदेह बैठक फीस और अन्य भत्ते तथा उनके नियोजन के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 27 के अंतर्गत। यहाँ पर है ट्रांसफर ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास ऐसा एप्लीकेशन आता हो या फिर उनके पास ये न्यायालय जुरिडिक्शन पावर है कि वो अगर किसी भी तरह का एप्लीकेशन आया हो तो उन सारे केसेस को अगर ग्राम न्यायालय के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसमें जस्टिस मिलना ज़रूरी है तो वैसा केसेस को जो एप्लीकेशन के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है जो पेंडिंग है बिफोर ग्राम न्यायालय के सामने पेंडिंग किया हुआ है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर अदर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 के अंतर्गत हमें देखना है सेक्शन 29 जो प्रोसीडिंग टू बी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। डेट मीन्स जो भी प्रोसीडिंग किया जाएगा, मामले का सुनवाई किया जाएगा ग्राम न्यायालय और उसका जो जजमेंट होगा वो जितना हो सके ऑफिशियल लैंग्वेज में किया जाए जो हर एक राज्य का हो और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में किया जा सकता है। डेट मीन्स अगर जो भी स्टेट राज्य है वहाँ पर उनके लैंग्वेज में किया जाए या फिर ऑफिशियल और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में किया जा सकता है प्रोसीडिंग। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 13 है एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अगर ग्राम न्यायालय के पास किसी भी तरह का रिसीव किया जा रहा है एविडेंस जो रिपोर्ट हो या फिर स्टेटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी मैटर को लेकर उनका ओपिनियन हो तो ये सब असिस्ट करती है ग्राम न्यायालय, जो भी विवाद आया हो ग्राम न्यायालय के पास उसे डील करने के लिए और साथ में इसे जो है हेल्प के तौर पे लिया जाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत इसे सॉल्व किया जाएगा इस मैटर को। 31 सेक्शन है रिकॉर्ड ऑफ ओरल एविडेंस। जो भी प्रोसीडिंग किया जा रहा है ग्राम न्यायालय में, ग्राम न्यायालय के सामने, वो सब सारे रिकॉर्ड को एविडेंस के तौर पर वो लंबा नहीं होना चाहिए बट जो भी न्यायाधिकारी होंगे वो एग्जामिन कर सकते हैं विटनेस प्रोसीड को और साथ में यहाँ जो भी रिकॉर्ड सुनाया जा रहा है या फिर हो रहा है वही सब सारे विटनेसेस को डिपोज करके एक विटनेसेस के तौर पर साइन किया जाएगा जो न्यायाधिकारी के पश्चात में उस रिकॉर्ड के ऊपर मेमोरेंडम के ऊपर में साइन किया जाएगा और उसे रखा जाएगा जो भी रिकॉर्ड ऑफ ओरल एविडेंस होंगे। सेक्शन 32 के अंतर्गत एविडेंस ऑफ फॉर्मल करेक्टर ऑन एफिडेविट। डेट मीन्स एविडेंस जो फॉर्मल करेक्टर में है उनके ऊपर एफिडेविट का क्या है 32 में वो देखने को मिलता है। तो द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन वेयर सच एविडेंस इज फॉर्मल करेक्टर मे बी गिवन बाय एफिडेविट एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शन बी रीड इन एविडेंस इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिफोर अ ग्राम न्यायालय। तो ये है 32 सेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर 7 देखना है जिसमें के अंतर्गत सेक्शन 33 यहाँ अपील इन क्रिमिनल केसेस। डेट मीन्स क्या अपील किया जाएगा क्रिमिनल केसेस में वो हम सेक्शन 33 में देखेंगे। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत और इस लॉ के तहत में किसी भी तरह का अपील नहीं किया जाएगा जजमेंट के ऊपर, सेंटेंसेस या ऑर्डर के ऊपर जो ग्राम न्यायालय के द्वारा किया जाए। एक्सेप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस एक्सेप्शन के अलावा दूसरे पे किया जा सकता है। तो अगर कोई भी नो अपील, डेट मीन्स किसी भी तरह का अपील नहीं किया जाएगा अगर एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा गिल्टी मान लिया गया हो उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर। बी क्लाउज में दिया हुआ है सेकेंड क्लाउज के सब सेक्शन बी में दिया हुआ है ग्राम न्यायालय अगर किसी भी तरह का सेंटेंस ऑर्डर कर रही है या फिर पास किया गया है जो फाइन 1000 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो तो उस अपील को आगे प्रोसीड या फिर आगे कहीं अपील नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं क्लाउज 3 में जो भी सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है वैसा उसके अलावा अगर कोई अदर जजमेंट या फिर सेंटेंस या ऑर्डर दिया जा रहा है ग्राम न्यायालय के पास ग्राम न्यायालय के द्वारा तो उन्हें कोर्ट ऑफ सेशन में अपील किया जा सकता है। फोर्थ क्लॉज में दिया हुआ है जो भी अपील किया जाएगा इस सेक्शन के तहत में वो 30 डेज के अंतर्गत होना चाहिए जो भी जजमेंट सुनाया गया हो या फिर सेंटेंस या ऑर्डर पास किया गया हो ग्राम न्यायालय के द्वारा तो वो 30 डेज के अंतर्गत होना चाहिए। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस सेक्शन के तहत में यहाँ पर और कितने दिनों के अंदर जो है अपील कर सकते हैं कोई भी जो भी एक्यूज्ड पर्सन हो।
तो ये आपको याद रखना है। हमें अगर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने यहाँ पर अपील किया गया है जो एक्सपायरी हो चुका है 30 दिन और उसके बाद अपील किया गया हो कोर्ट ऑफ सेशन में, तो अगर यहाँ पर एप्लीएंट जो भी एप्लीएंट है अगर उसके सेटिस्फिकेशन डेट में सेटिस्फाई होती है कोर्ट ऑफ सेशन और सफिशिएंट काउज होता है कि हाँ इतना लेट क्यों हुआ या फिर ऐसा जो पीरियड है उसके बीच में क्यों नहीं किया गया, उसके बाद ही अगर वैसा सेटिस्फाइड होती है कोर्ट ऑफ सेशन तो उस अपील को लिया जाएगा और फिर उसे आगे प्रीफर किया जाएगा। क्लाउज 5 के अंतर्गत जो भी अपील किया गया हो सब सेक्शन 3 के अंतर्गत वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन में जो भी अपील किया गया हो वो सब सारे केसेस का जो सुनवाई है वो हो जाना चाहिए 6 मंथ्स के अंतर्गत। क्लाउज 6 में है कोर्ट ऑफ सेशन तब तक उस अपील को सस्पेंड कर सकती है। डेट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि जो भी ग्राम न्यायालय के द्वारा वहाँ पर डिसीजन दिया गया हो वैसा अपील को और वैसा जो भी अपील दिया गया हो सेंटेंसेस ऑर्डर दिया गया हो उसे निलंबित कर सकती है जब तक कोर्ट ऑफ सेशन में वो कार्रवाई किया जाएगा। 7 क्लाउज है डिसीजन जो कोर्ट ऑफ सेशन का होगा सब सेक्शन 5 के अंतर्गत वो फाइनल होगा और वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का अपील या फिर रिवीजन नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा अगर डिसीजन ले लिया जाता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर है अपील इन सिविल केस। अब सिविल केस में क्या अपील है वो हमें 34 सेक्शन के अंतर्गत देखना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पर कुछ चेंजिंग है वो आपको इसे पढ़ लेना है तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्रिमिनल केसेस में भी 30 डेज का टाइम दिया गया था जजमेंट को अपील करने के लिए, तो यहाँ पर भी 30 डेज ही दिया गया है। साथ में यहाँ पर उन न्यायालय जो भी जजमेंट दिया गया हो ग्राम न्यायालय के द्वारा क्लाउजेस 2 के अंतर्गत उन सारे जजमेंट को नहीं आगे अपील किया जा सकता है। तो कौन सा जजमेंट होगा वो हम देख लेते हैं। क्लाउज ए के अंतर्गत जो भी कंसेंट लिया गया हो पार्टीज के अंतर्गत वो सब सारे जजमेंट नहीं आगे लिया जाएगा। बी सब सेक्शन बी है जो भी अमाउंट या फिर जो भी मैटर हो उसे सूट क्लेम करने के लिए जो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो वैसे मैटर को आगे अपील नहीं किया जा सकता है। सब क्लाउज सी है सब सेक्शन सी है, यहाँ पर वैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर अमाउंट या फिर वैल्यू या फिर सब्जेक्ट मैटर को या फिर वैसा क्लेम और डिस्प्यूट को नहीं होना चाहिए जो 5000 से एक्सीड हो। तो ये 3 मैटर को जो है अपील नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ सेशन में। बाकी जो अदर जजमेंट है वो किया जाएगा और वो 30 डेज के अंतर्गत होना चाहिए जो सब क्लाउजेस 3 में दिया हुआ है। यहाँ पर सब क्लाउजेस 3 में दिया हुआ है, डेट मीन्स क्लाउज 3 में दिया हुआ है और 4 में भी दिया हुआ है जो भी 6 मंथ्स के अंतर्गत निपटारा उसका हो जाना चाहिए जो भी अपील किया गया हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ऊपर में कोर्ट ऑफ सेशन था। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्लाउज 5 है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो भी यहाँ पर केसेस आए हों उनके पास अपील किया गया हो तो वैसे में ग्राम न्यायालय के द्वारा जो भी ऑर्डर या सेंटेंस पास किया गया हो उसका निलंबित किया जाएगा जब तक कि यहाँ पर अपील यहाँ पर पेंडिंग है तब तक। और 6 क्लाउज में यहाँ पर दिया हुआ है जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन होगा वो सब सेक्शन 4 के अंतर्गत फाइनल होगा और इसे अपील या फिर रिवीजन कहीं पर नहीं किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 34। नेक्स्ट है और लास्ट चैप्टर है 8। इसमें अंतर्गत हमें सेक्शन 35 देखना है जो असिस्टेंस ऑफ पुलिस टू ग्राम न्यायालय। इट मीन्स पुलिस के द्वारा ग्राम न्यायालय को सहायता दी जा सकती है तो वो क्या होंगे वो हमें देखना है। तो इसके अंतर्गत जो भी पुलिस ऑफिसर हैं जो भी लोकल लिमिट्स जुरिडिक्शन के अंतर्गत वहाँ पर ग्राम न्यायालय है वो ग्राम न्यायालय को हेल्प करेंगे, वो बाउंड है लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा और ये ग्राम न्यायालय को हेल्प भी करेंगे। तो ये दिया हुआ है क्लाउजेस 1 में 35 के अंतर्गत। क्लाउज 2 में दिया हुआ है जो भी ग्राम न्यायालय है वो अपने फंक्शन को और साथ में रेवेन्यू ऑफिसर हो या फिर पुलिस ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट का जो भी सर्वेंट्स हो उन्हें वो प्रोवाइड कर सकती है, उन्हें हेल्प करने को ग्राम न्यायालय को कहा जा सकता है और वो बाउंड होंगे कि वो हेल्प करे, असिस्टेंस करे, सहायता करे ग्राम न्यायालय का। तो ये दिया हुआ है 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट है यहाँ पर 36 सेक्शन न्यायाधिकारीज एंड एम्प्लॉयज ETC टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। डेट मीन्स जो भी न्यायाधिकारी हैं और ऑफिसर हैं और अदर एम्प्लॉयज ग्राम न्यायालय का उन्हें एक तरह से एक्ट किया जाएगा या फिर उनको इस प्रोविजंस एक्ट के तहत में पब्लिक सर्वेंट माना जा रहा है जो सेक्शन 21 इंडियन पेनल कोड 1860 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है 37 इंस्पेक्शन ऑफ ग्राम न्यायालय। डेट मीन्स ग्राम न्यायालय का जो जांच किया जा सकता है वो क्या होगा वो इसके अंतर्गत दिया हुआ निरीक्षण करना। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा ऑथोराइज्ड किया जा सकता है किसी भी जुडिशियल ऑफिसर जो सुपीरियर हो रैंक में न्यायाधिकारी से ज़्यादा और उन्हें इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर ग्राम न्यायालय को जो भी जुरिडिक्शन के अंतर्गत ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है उसे
एवरी 6 मंथ के अंतर्गत एक बार उन्हें जरूर निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा ऑथोराइज्ड किया जाएगा। साथ में हाई कोर्ट यहाँ पर जो भी इशू करेगी इंस्ट्रक्शन उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर सबमिट किया जाएगा रिपोर्ट, जो भी हाई कोर्ट के द्वारा मांगा गया हो। तो ये होना चाहिए 37 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38 है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। तो जो भी पावर है रिमूव टू डिफ़िकल्टीज़ उनके किनके पास है वो हम देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई इस एक्ट के अंतर्गत अगर वैसा कोई प्रोविजंस या फिर एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस किया जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर पब्लिश किया जा सकता है जो ऑफिशियल गेजेट में हो, और इस नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर जो भी नेसेसरी या फिर एक्सपीडियंट डिफ़िकल्टी हो उसे रिमूव किया जाएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अगर इस तरह का जो ऑर्डर है यहाँ पर जो भी सेक्शन के अंतर्गत, दैट मीन्स यहाँ पर जो भी ऑर्डर पास किया गया हो, नो ऑर्डर विल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी भी तरह का डिफिकल्टीज रिमूव किया जा रहा है और यहाँ पर लाया जा रहा है तो उनके जो भी कमेंसमेंट किया हो जब से उसके 3 साल के बाद से उसे लागू किया जाएगा, जब तक वो एक्सपायरी 3 ईयर्स ना हो। क्लॉज 2 में दिया हुआ है एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन सेल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पर जो भी ऑफिशियल गेजेट्स लाया जा रहा हो या फिर जो न्यू अमेंडमेंट लाया जा रहा हो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पहले वहाँ पास करवाना है, उसके बाद ही इस ऑर्डर को आगे पास किया जाएगा। सेक्शन 39 है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। डेट मीन्स हाई कोर्ट के पास क्या रूल्स है, क्या पावर है रूल्स को बनाने के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट भी बाय नोटिफिकेशन वो इशू कर सकती है इस एक्ट के तहत में जो रूल्स को चेंजेस किया जा सकता है। तो सेक्शन सब क्लाउज 2 में यहाँ पर किन किन मैटर को लेकर है वो हम देख लेते हैं। तो क्लाउज 2 सब क्लाउज ए के अंतर्गत यहाँ पर कोई फॉर्म या डायमेंशन जो सील किया जा रहा हो ग्राम न्यायालय अंडर सेक्शन 10 उसमें चेंजेस किया जा सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर है। सब क्लाउज बी में सब सेक्शन क्लाउज बी में यहाँ दिया हुआ है अगर किसी भी तरह का फॉर्म या मैनर या फिर फी या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्लेम और प्रोसीडिंग किया जा रहा हो तो उसे भी चेंज किया जा सकता है। मैनर ऑफ सर्विस ऑन अपोजिट पार्टी उसे भी चेंज किया जाएगा। तो सब सेक्शन 2 सेक्शन 24 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो ये सब जो भी आप देख रहे हैं एफ तक वो सब सारी चीज़ पावर है हाई कोर्ट के पास कि उसके ऊपर वो रूल्स बना सके। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट सेक्शन है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। डेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या रूल्स क्या पावर है रूल्स को बनाने के लिए। तो ये भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। जो सैलरीज है, अलाउंसेस है जो पे किया जा रहा है, कंडीशन ऑफ सर्विसेज है ऑफिसर्स के लिए और अदर एम्प्लॉय के लिए जो ग्राम न्यायालय में है, और उन सभी के लिए यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। बी क्लाउज में दिया हुआ है जो भी सीटिंग फी है, अदर अलाउंस फी है या फिर अदर टर्म एंड कंडीशन है एंगेजमेंट कॉन्सिलेटर को लेकर जो सेक्शन 27 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है उसमें भी चेंजेस किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब सारे चेंजिंग करने के लिए पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है और ये चेंजेस करने से पहले उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर में उन्हें उस रूल को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद पास होने के बाद इसे ऑफिशियल गेजेट के द्वारा नोटिफिकेशन कमेंसमेंट किया जा सकता है। तो ये टोटल 40 सेक्शन जो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए था और मैंने ट्राई किया कि इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा सकूँ आप सभी को। तो ये आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में ये सेक्शंस जो है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 यहाँ पर 40 सेक्शंस थे जो सारे मैंने डिस्कस किया है। और इसमें कुछ शेड्यूल भी है जो फर्स्ट शेड्यूल आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और पार्ट 2 शेड्यूल, पार्ट 3 शेड्यूल, ये सब सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये भी आपको देख लेना है। तो ये टोटल सेक्शन जो मैंने आपको बताया ये सब सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सेक्शन को लेकर, या फिर जो ऑफिसर्स है जो प्रोसेस है डील करने का कितने दिन, तो वो सब सारी चीज़ जो मैंने बताया है वीडियो के अंतर्गत वो सारे क्वेश्चन बीच बीच से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने का। और अगर आप MP DLO एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी लॉ एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो लाता हूँ इतना
मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स हो, सोशल मीडिया हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर जगह पे एक शेयर जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ में अगर डीएलओ का तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को जरूर देखें जो मैंने आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बनाकर अपलोड कर रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।